तो आज हम देखने वाले हैं सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सीडेटिव्स क्या होता है? ये कॉज करते हैं सीडेशन और ड्राउजीनेस, मतलब माइल्ड सीडेशन एंड ड्राउजीनेस। एंड हिप्नोटिक्स कॉज करते हैं प्रॉपर स्लीप। ठीक है, अब स्लीप के लिए हम कौन सा मेडिसिन देते हैं, मतलब स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा दवा देंगे, इसको जानने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि स्लीप प्रोड्यूस होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा सेल ड्रॉ किया है। अभी सेल रेस्टिंग स्टेज में है। रेस्टिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या होता है कि अंदर होता है नेगेटिव चार्ज, बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं अंदर के नेगेटिव चार्ज को अगर बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा? सेल हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगा। हाइपरपोलराइज्ड इस स्टेज में सेल को मैं स्टिमुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये स्टिमुलेट नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। मतलब क्या, सेल अभी क्या होगा? सेल अभी डिप्रेस्ड हो चुका है। सेल इज डिप्रेस्ड नाउ। अगर ब्रेन के सेल को भी, ब्रेन सेल मतलब क्या, न्यूरॉन, अगर हम न्यूरॉन को भी अगर ऐसे ही डिप्रेस कर दे तो वो स्टिमुलेट नहीं होगा। मतलब क्या, स्लीप प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम स्लीप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? सेल यानी कि ब्रेन के सेल जो है, न्यूरॉन के अंदर पे हमको नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना है। तो हम कैसे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर सकते हैं? अंदर हमको क्लोराइड आयन को इंक्रीज करना होगा। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं। ये है एक न्यूरोनल सेल है। ठीक है, न्यूरोनल सेल ये होता है क्लोराइड चैनल। क्लोराइड चैनल पे होता है एक रिसेप्टर। ठीक है, इस रिसेप्टर पे जैसे ही लिगेंड बाइंड करेगा, यहाँ पे क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा, अंदर क्लोराइड आएगा एंड क्या होगा? सेल हाइपरपोलाइज्ड होगा। और हाइपरपोलाइज्ड होगा मतलब अभी स्टिमुलेशन नहीं हो सकता, सेल अभी डिप्रेस्ड है, मतलब क्या, स्लीप प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, तो अब इस लिगेंड पे जो जैसे ही बाइंड करे ये क्लोराइड चैनल ओपन है, मतलब ये जो लिगेंड है यही है हमारा सीडेटिव्स, राइट। तो देखते हैं, ये रिसेप्टर होता है तीन तरीके का। ठीक है, एक होता है गावा रिसेप्टर, बार्बिट्यूरेट रिसेप्टर एंड बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। गावा रिसेप्टर पे जैसे ही गावा बाइंड करता है वैसे ही ये क्लोराइड चैनल ओपन होता है एंड क्लोराइड अंदर आ जाता है। ठीक है, सेम होता है बार्बिट्यूरेट के केस में भी। बार्बिट्यूरेट पे रिसेप्टर पे बाइंड करता है एंड क्लोराइड चैनल ओपन होता है। लेकिन जैसे ही बेंजोडाइजेपिन की अगर बात करें तो बेंजोडाइजेपिन अपने रिसेप्टर पे जैसे ही बाइंड करेगा वो डायरेक्टली क्लोराइड चैनल को ओपन नहीं करेगा। वो क्या करेगा? गाबा को उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा एंड उसके बाद क्या होता है कि क्लोराइड चैनल ओपन होगा। मतलब डायरेक्टली नहीं ओपन कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है। अभी क्या होता है, बार्बिचूरेट को एज सीडेटिव्स हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये सेफ नहीं है। ठीक है, बार्बिचूरेट इज नाउ नॉट यूज्ड एज सीडेटिव्स एज बार्बिचूरेट इज नाउ नॉट सेफ। वाई? लेकिन क्यों ये सेफ क्यों नहीं है? जो इसको क्या होता है मैम ग्राफ से समझते हैं। ठीक है ना, तो अब ग्राफ को देखिए। यहाँ पे मैंने डोज रिस्पॉन्स ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे दो दवाएं लिया है मैंने, बार्बिचूरेट एंड बेंजोडाइजेपिन। ठीक है ना, तो देखिए रिस्पॉन्स अगर ड्रग डोज के इंक्रीज होने के साथ साथ रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखा है, देखिए, सीडेशन, स्लीप एंड कोमा। तो स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए बार्बिचूरेट का इतना डोज लगता है, सेम स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए बेंजोडाइजेपिन का इतना डोज लगता है। मतलब डोज ज़्यादा लगता है बेंजोडाइजेपिन के केस में। ठीक है ना, तो आप कहोगे सेम स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए बेंजोडाइजेपिन मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो फिर अच्छा है ना कि हम बार्बिचूरेट ले, कम दवा में ज़्यादा इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है ना, बात ये है नॉर्मल केस में। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए जो पेशेंट सीडेटिव्स ले रहे हैं वो उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो टेंशन में, एनजाइटी है, वो ज़्यादा गोली ले लिया स्लीप का। ठीक है ना, तो क्या होता है, बहुत सारा डोज उसने ले लिया, इनटेक किया है। ओवरडोज जैसे ही होता है, अब उसका रिस्पॉन्स क्या था ये नोटिस कीजिए। ये होता है उसका रिस्पॉन्स। बेंजोडाइजेपिन के केस में क्या होता है, कुछ यहाँ पे रहेगा पेशेंट का हालत, मतलब स्लीप और कोमा के बीच। पेशेंट अभी कोमा में पहुंचा नहीं है। लेकिन बारबिचूरेट के केस में क्या रिस्पॉन्स रहता है, देखिए, डोज जैसे ही हाई हो गया, बारबिचूरेट कहाँ पे पहुंच गया? कोमा पे। पेशेंट कोमा पे पहुंच गया है। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि बारबिचूरेट सेफ नहीं है, बेंजोडाइजेपिन उससे ज़्यादा ही सेफ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं बेंजोडाइजेपिन एंड बारबिचूरेट के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो अभी देखा जैसे कि ये सेफ है, ये उतना सेफ नहीं है। अगर लॉन्ग पीरियड पे अगर सीडेटिव इस्तेमाल किया जाए तो वो एडिक्शन लगा सकता है। ठीक है ना, तो बेंजोडाइजेपिन जो होता है लेस एडिक्टिव होता है, ये मोर एडिक्टिव होता है बारबिचूरेट। इसका केस में क्या था, लो रिस्क ऑफ एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है? भूलने की बीमारी। अगर गजनी मूवी देखा होगा तो पता होगा। एंड इसके केस में हाई रिस्क होता है।
बारबिटूरेट अगर ओवरडोज हो जाए तो उसके लिए कोई एंटीडोट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बेंजोडाइजेपिन के केस में एंटीडोट अवेलेबल है अगर ओवरडोज हो जाए। तो एंटीडोट है इसका फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल, ठीक है। अभी क्या देखते हैं, बेंजोडाइजेपिन के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि डायजेपम, डायजेपम, फ्लूराजेपम, नाइट्राजेपम, फिर मैं नाइट्राजेपम, फ्लू नाइट्राजेपम, फ्लू नाइट्रा जेपम, जेपम मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे डॉट दिए दिया। तो इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है इन सब ड्रग्स का। क्या साइड इफेक्ट्स होता है, ये पहली बात ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। अब लॉन्ग एक्टिंग क्यों होता है मैं बाद में बताता हूँ। लॉन्ग एक्टिंग होने की वजह से हम इसको एल्डरली पीपल में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उन लोगों के केस में हम ज़्यादा देर तक सीएनएस डिप्रेस करके नहीं रख सकते, ठीक है ना। इसलिए उनको हम नहीं देख सकते ये। अब ये जो हेपाटोटॉक्सिक होता है, इसलिए लिवर फेलियर पेशेंट में इसको नहीं देंगे। अब लॉन्ग एक्टिंग होता है इसलिए सुबह तक हैंगओवर रहता है, ठीक है ना। अब लॉन्ग एक्टिंग क्यों होता है, लॉन्ग एक्टिंग इसलिए होता है क्योंकि दे प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट। अब इसके साथ लॉन्ग एक्टिंग होने का क्या संबंध है, तो ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे। मैंने अभी जो एग्जाम्पल बताया था डायजेपम, ये एक एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं ऑक्साजेपम, ठीक है। ये भी स्लीप प्रोड्यूस करता है, ये भी स्लीप प्रोड्यूस करता है। सपोज कीजिए आपने 12 PM पे डायजेपम लिया था एंड इसका एक्शन 6 आवर तक रहता है, ठीक है ना, मतलब 6 बजे तक इसका एक्शन रहना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, इसके जैसे ही आपने 12 PM पे ले लिया, 2 घंटे बाद 2 बजे तक ऑक्साजेपम प्रोड्यूस होता है। अब इसका एक्शन भी 6 घंटे रहते हैं। मतलब क्या, 2 से लेकर 6 घंटे, क्या 8 घंटा, 8 AM तक आपका स्लीप रहेगा, ठीक है ना। जहाँ पे नॉर्मल क्या होना चाहिए था, 12 AM पे आपने लिया था, 12 PM पे लिया था, ठीक है ना। तो 6 घंटे पे क्या होना चाहिए था आपका, 6 AM तक स्लीप रहना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो रहा है कुछ देर बाद, तब क्या हो रहा है, ये स्लीप 6 बजे पे ना बज खत्म होकर 8 बजे पे खत्म होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, सीएनएस ज़्यादा देर तक डिप्रेस रहता है, इसलिए हम एल्डरली पीपल में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखते हैं ये जो प्रॉब्लम है, तो इसके सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन है, कुछ बेंजोडाइजिपिन है जो कि शॉर्ट एक्टिंग होता है, ठीक है ना। तो उनको हम क्या उन लोगों के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एल्डरली पर्सन है, ठीक है। तो जैसे हो गया आपका, इसको हम होटल की मदद से समझेंगे, ठीक है। होटल एज पे कुछ नहीं है, ओ से ऑक्साजेपम, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया, ऑक्साजेपम, ट्रायाजोलम, ट्रायाजोलम, इस्टाजोलम, इस्टाजोलम एंड लोडाजेपम, ठीक है। सारा बेंजोडाइजेपिन के लास्ट में या जेपाम आएगा या जोलम, ठीक है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो अभी इतना देख लिया। अभी देखते हैं क्या, ये जो बेंजोडाइजेपिन है ना, ये हमारा स्लीप क्वालिटी स्लीप नहीं होने देते। मतलब क्या होता है, आप इतना समझिए कि आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि स्लीप का बहुत सारा फेज है, REM फेज, नॉन REM फेज, राइट। ये जो होता है बेंजोडाइजेपिन, ये सारा फेज का इक्वली टाइम इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है ना। कभी एक फेज का सपोज कर लीजिए कि 10 मिनट इंक्रीज किया, तो दूसरे फेज का क्या 30 मिनट पे, और तीसरे केस में 40 में इंक्रीज कर दिया, उसके बाद जो है वो 10 मिनट घटा भी दिया, ठीक है ना। मतलब प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है ना, बेंजोडाइजेपिन। इसीलिए क्या करता है, हमारा जो स्लीप क्वालिटी रहता है ये बहुत ही ख़राब हो जाता है बेंजोडाइजेपिन लेने के बाद। मतलब सुबह जब पेशेंट उठ रहा है और बता रहा है कि भैया इतना सोए, फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम नहीं सोए हैं, ठीक है ना। मतलब क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुका है। इसका हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्लीप आर्किटेक्चर, जो कि बेंजोडाइजेपिन लेने पर होता है, ठीक है ना। अब कुछ दवा ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स, ठीक है ना। ये जो होता है ये इस प्रॉब्लम नहीं करते, इस प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करता है, ठीक है ना। इसको लेने के बाद हमको ऐसा नहीं लगता है कि भैया स्लीप उतना अच्छे से नहीं हुआ। मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्लीप आर्किटेक्चर इसके केस में नहीं देखा जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि है, हाँ, इस वजह से ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंसोमनिया, ठीक है ना।
आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि जालेप्लोन, जालेप्लोन, जोपिक्लोन, जोपिक्लोन, जोलपीडेम। ठीक है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है इंसोम्निया के लिए, इतना ही याद कीजिएगा, पूछा जाता है वाइवा में। और अभी हम देखेंगे मेलाटोनिन एगोनिस्ट। आपको पता ही होगा कि मेलाटोनिन जो होता है वो स्लीप को इंड्यूस करता है, ठीक है ना। और मेलाटोनिन सीक्रेट होता है आपका रात को। तो मतलब अगर हम ऐसा कर दे कि दिन में भी अगर मेलाटोनिन रिसेप्टर को अगर हम स्टिमुलेट कर दे मेलाटोनिन एगोनिस्ट तो स्लीप प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। हो सकता है ऐसा। तो हम किसके केस में इस्तेमाल करेंगे, जिसको दिन में नींद की ज़रूरत है, कि किन लोगों को भाई, जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जैसे कि आपका हो गया नाइट गार्ड वगैरह, ठीक है ना, शिफ्ट वर्कर्स, ठीक है ना। तो उनके केस में हम मेलाटोनिन एगोनिस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसका एक एग्जांपल हो गया रेमेल्टियोन। रेमेल्टियोन, इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर साइड इफेक्ट आता है। और इसका ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए इसको हाई डोज में देना पड़ता है, ठीक है। नया याद कीजिए। ड्रग आ गया है अभी इसको क्या होता है, हमारे ब्रेन पे एक ऑरेक्सिन रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। ये हमको जगा कर रखता है, वेकफुलनेस इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो अगर हम उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे तो स्लीप प्रोड्यूस हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। तो हम क्या देंगे, ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और ब्लॉकर। इसका एक एग्जाम्पल रहता है सुवोरेक्सेंट, सुवोरेक्सेंट एंड लैम्बोरेक्सेंट, लैम्बोरेक्सेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया ऑरेक्स, यहाँ पे एंटी मतलब एंटागोनिस्ट, ठीक है, लैम्बोरेक्सेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।